हेलो दोस्तों, आपने सुन लिया है पॉडकास्ट और आपने देख लिया है प्री रिक्विजिट वीडियोस। आप रेडी हैं? अगर नहीं देखा है प्री रिक्विजिट वीडियोस तो इस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखने से पहले जरूर देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वर्ड स्केलर और वेक्टर, और जैसे मैं यूज करूंगा तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपने प्री रिक्विजिट वीडियोस देख लिए हैं जहां पे हमने ऑलरेडी समझा दिया है कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट, मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज, मैं कई टर्म्स यूज करूंगा जो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको आती है। टीचर भी ऐसे ही करते हैं, अज्यूम करते हैं। गड़बड़ ये हो जाती है कि वो ये चेक नहीं कर पाते कि उन्होंने बच्चों ने वो चीजें की हैं कि नहीं। अजम्पशन तो ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हर चीज नहीं सिखाई जा सकती। बहुत ज्यादा नीचे जाके अगर आप कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो आउट ऑफ वे चले जाएंगे। इसलिए अगर आपने प्री रिक्विजिट वीडियोस नहीं देखे हैं तो बस 10 मिनट का खेल है, आप प्री रिक्विजिट वीडियो देखिए और फिर इस कॉन्सेप्ट क्लास को शुरू करिए। और अगर आप देख चुके हैं तो वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। आई लव दिस पिक्चर। स्पेस। नाउ the first thing is, in real life, how do we see motion? कैसे देखते हैं मोशन को? आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ बच्चे क्लास बस में बैठे हैं। नाउ ये बस में बैठे हैं तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करता है, लंच शेयर करता है, गप्पे मारता है, स्कूल की बातों को मिर्च मसाला लगा के एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई दूसरा भागा जा रहा है, कोई दूसरा चल रहा है। ऐसा लगता है कि सब स्टेशनरी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यस माइंड इट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में है। बस के अंदर जितने भी चीजें लगी हुई हैं, सीट लगी हुई है, उनसे भी उनका डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन एक बच्चा या एक ह्यूमन बीइंग जो बाहर खड़ा है, वो जब देखता है बस को तो वो देखता है कि बस तो जा रही है। अगर वो बस जा रही है तो उसके अंदर के सारे बच्चे भी जा रहे हैं, वो बच्चों को बाय बाय भी करता है। इसका मतलब उसके हिसाब से वो मोशन में है। तो मोशन की पहली बात यही है कि मोशन रिलेटिव होता है। आप किसी के लिए रेस्ट पे हो सकते हैं और किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकते हैं एक ही टाइम पे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, ये एक अपार्टमेंट है, फ्लैट, ये वाला फ्लैट और ये वाला फ्लैट आपस में ये दोनों दोस्त हैं और ये लोग बातें करते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई तुम भी वहीं और मैं भी वहीं, कोई चेंज नहीं आ रहा है। बरसों पहले इन्होंने ये घर खरीदा था और तब से ये दोनों आपस में देखते हैं, और ये तो नहीं कहते कि उनका घर कहां चला गया भाई। वो कहते हैं कि वो भी रेस्ट पे है और मैं भी रेस्ट पे हूं, बिल्कुल हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट जो कि बाहर से अर्थ को देख रहा है, उसे पता चल रहा है कि अर्थ लोकेशन चेंज कर रही है। सन जा रहा है और अर्थ उसके साथ 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 घूमती जा रही है। तो डेफिनेटली वो लोकेशन चेंज कर रही है, बल्कि वो सेम लोकेशन पे कभी आती ही नहीं वापस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गैलेक्टिक ईयर, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो जिस तरीके से हम सोलर सिस्टम दिखाते हैं वैसा नहीं होता। एक तारा जो कि एक मैसिव ब्लैक होल, शायद जो मिल्की वे के बीच में है, उसके चारों ओर चला जा रहा है दनदनाता हुआ, और उसके साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें, उसके प्लैनेट्स, उसी से टूटे हुए टुकड़ों से बने हुए प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे 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 छोटे छोटे बच्चों की तरह घूम रही है। तो वो पाथ सर्कुलर ना होके स्पाइरल जैसा दिखाई देगा। नाउ ऐसी चीज इस तरीके से अर्थ आगे मूव कर रही है तो कोई भी बोलेगा कि ये दोनों फ्लैट्स भी मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे ये मोशन में नहीं है। तो मोशन को परसीव किया जाता है, महसूस किया जाता है। आप महसूस कर सकते हैं मोशन को तो आप बोलते हैं कि मैं मोशन में हूं, नहीं कर सकते तो आप बोलते हैं कि मैं मोशन में नहीं हूं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि मोशन की डेफिनेशंस क्या है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड, ये महसूस किया जाता है व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस continuously with respect to some stationary object। तो अगर आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आप बोलेंगे कि ठीक है मैं रूम में खड़ा हूं, ये रही मेरी डेस्क और मैं इस डेस्क से दूर गया, मैं इस डेस्क से पास आया,
तो आपने डेस्क को बना लिया एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूं रेफरेंस पॉइंट, और उससे आप दूर जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, आप बोलेंगे आप मोशन में हैं। ऑल टुगेदर ऐसे तो आप बोलेंगे कि आप हमेशा ही मोशन में, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। लेकिन फिर वही बात, मोशन इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस continuously with respect to some stationary object. The state of rest and motion are relative. ये वो रिलेटिव नहीं है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, आर रिलेटिव। रिलेटिव मतलब आपके लिए हो सकता है, किसी और के लिए ना हो। जो हमने पहले एग्जांपल दिया था कि इस बस में बैठे हुए बच्चे आपस में जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए वो स्टेशनरी हैं, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए ये बच्चे मोशन में हैं। ये फ्लैट जब आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए ये दोनों ही मोशन में हैं। तो एक रिलेटिव बात है, कौन देख रहा है इस पे डिपेंड करता है। इसलिए द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आइए सीखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आपके एनसीईआरटी में दिया है कि आप जीरो से, यहां से इस पोजीशन से आप ए तक गए तो आपने 60, लेट से 1 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, और ए से आप वापस बी में आ गए तो 60 से 35 से 60 5 5 5 5 5 25 और सो ओ से ए और ए से बी गए तो आपने 60 प्लस 25 दैट इज 85 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ये तो रहा डिस्टेंस, जो कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं। आप यहां जा रहे थे, आप गए फ्लाईओवर के नीचे से, आप यहां से घूमे, आप यहां चले गए और आप शाम को वापस आए। ये तो रॉन्ग साइड हो जाएगा लेकिन सपोज करिए आप यहीं से आए और आप यहां जाके ये आपका घर है। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ। भाई आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, आप राइट लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, कभी कभी रास्ता चेंज करते हैं, तो जितनी देर आपको लगी उसके घर पहुंचने में, जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, चल के गए, कार से गए, साइकिल से गए, कैसे भी गए, वो जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है, जितनी दूर गए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ा हो, वो है आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसा पॉडकास्ट में बोला है कि आपने अपने घर के ऊपर से एक ड्रोन उड़ाया और वो सीधा मेरे घर तक पहुंच गया, तो एक स्ट्रेट लाइन, किसके बीच में स्ट्रेट लाइन? स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो फिलहाल अगर मैं इसी का डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो आप ओ से चले थे और बी पे जाके रुक गए हो, तो ओ और बी ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन और ये हो गया आपकी फाइनल पोजीशन, ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 35 माइनस 0 दैट इज सिंपली 35 किलोमीटर। तो आप बोलेंगे आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि अगर आप स्कूल गए घर से और वापस घर आ गए वापस, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुए हो? तो आंसर है 0, क्योंकि आप घर से चले थे, फिर स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए घर, तो फाइनल पोजीशन भी घर हो गई और इनिशियल पोजीशन भी घर हो गई। इसका मतलब आपका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, आप डिस्प्लेस ही नहीं हुए, और अगर आप डिस्प्लेस नहीं हुए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है, जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे एंड किया है सब कुछ करके। डिस्टेंस भी तो ये हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अगर एक स्ट्रेट हाईवे पे यहां से आप शुरू करें और यहां तक जाना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये देखिए 85 35। डिस्टेंस बराबर हो सकता है, ये भी आपको दिख रहा है। नॉर्मल छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, डिस्टेंस एकदम शॉर्टेस्ट है। डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट है तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ जब आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां पे तो डायरेक्शन भी आ गया पिक्चर में। इसका मतलब डिस्टेंस में सिर्फ ये बता देना कि 15 किलोमीटर दूर से मैं आया हूं या मैंने 85 किलोमीटर तय किया है, काफी है। दैट मींस मैग्नीट्यूड अकेला ही काफी है।
लेकिन अगर मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात बोली तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो याद आया आपको? यस, प्री रिक्विजिट में ये क्लियरली समझाया हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज होती है और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काम कर जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देना कंपलसरी होता है। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। लेंथ में आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि 3 मीटर, मास में बताना होता है 5 kg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बताना पड़ेगा 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। डिस्टेंस में चलेगा 10 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट में बताना पड़ेगा डायरेक्शन भी। तो देखते हैं कि क्या है इनकी डेफिनेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। तो एक्चुअल पाथ इज द करेक्ट वर्ड। एक्चुअल पाथ की लेंथ जो होती है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, और ये है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द shortest distance between the initial and final positions of the object। और ये क्या है? ये है वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना मैंडेटरी है। ये जो ओडोमीटर है ये आपको बता रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो ये बता देगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। क्लियर? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में अगर आप इससे नाप सकते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। करेक्ट? कोई टेंशन नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन चालू है, हम आगे बढ़ते हैं। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ और चीजें भी देखते हैं। डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नाउ इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट हो सकती है मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, इसकी भी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो यूनिट्स आर सेम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ठीक है। एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, आइए आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां से कहानी शुरू होती है। यूनिफॉर्म मोशन, भाई मोशन क्या है? मोशन है आप मूव कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब आपने कोई एक पेड़ देखा और उस पेड़ से आप दूर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे मोशन। इसका मतलब कुछ डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? डिस्टेंस बढ़ेगा। अब अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकेंड में, फिर 10 मोर मीटर ट्रेवल किया 5 सेकेंड में, फिर 10 मोर मीटर ट्रेवल किया 5 सेकेंड में, तो आप बोलेंगे कि आप हर 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। यहां पे आपको और एक सिंपल एग्जांपल दूं। आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। नाउ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, अब अगर आपने 60 किलोमीटर 60 मिनट में ट्रेवल किया तो ये कई तरीके से आप कर सकते थे। आप इसको कई तरीके से कर सकते थे। क्या क्या तरीके थे? आप पहले आधा घंटा आराम करते और फिर एकदम से तेज चला के आधे घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते, यह भी हो सकता था। यही काम आप आखिरी के 15 मिनट में भी कर सकते थे।
आप ये भी कर सकते थे कि आप हर 10 मिनट चलाते और फिर 10 मिनट रेस्ट करते, फिर 10 मिनट चलाते फिर 10 मिनट रेस्ट करते, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, देखिए अगर आपने 60 किलोमीटर 60 मिनट में ट्रैवल किया है, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 30 किलोमीटर 30 मिनट में ट्रैवल करना चाहिए था अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से देखें तो। 15 किलोमीटर 15 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, हाफ किलोमीटर 30 सेकंड में, क्वार्टर किलोमीटर 15 सेकंड्स में, एंड सो ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं। पहुंच जाएंगे हम 1 सेकंड तक। 1 सेकंड में जितनी दूर जा रहे थे, अगले सेकंड में उतने ही दूर जाएंगे, उसके अगले सेकंड में उतने ही दूर जाएंगे। यहां देखो तो हर 15 सेकंड में क्वार्टर किलोमीटर ट्रैवल करना ही करना है। तो हो क्या रहा है, मैं इंटरवल को जितना भी छोटा करता जाऊं, यूनिफॉर्मिटी नहीं बिगड़नी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं बिगड़नी चाहिए, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। तो आप टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे। अगर आपने कुछ ऐसा किया होता कि 0 से लेके हाफ एन आवर तक आप बिल्कुल चुपचाप रेस्ट पे थे, और यहां से लेके यहां तक आपने 1 आवर के बीच में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो भी ऐसा लगेगा कि आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, बट ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन हुआ, जिस मोशन में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल में भी, आप जितना भी छोटा कर ले उस इंटरवल को, तब भी आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। इन द सेंस हर 15 सेकंड में 0.25, हर 30 सेकंड में 0.5, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, हर 15 मिनट में 15 किलोमीटर, हर 30 मिनट में 30 किलोमीटर, और 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हमें हर वक्त दिखता है, हम स्पीड बढ़ाते हैं, हम घटाते हैं, हमारी स्कूल बस रुकती है, हम चढ़ते हैं उसमें, और फिर बढ़ती है धीरे धीरे, फिर ट्रैफिक आ जाता तो रुक जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम हर मिनट में हर सेकंड में बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा तो यहां पॉसिबल नहीं है। ये सारे मोशन कौन से हुए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या आप किसी चीज को छत से गिरा दें तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, छत से गिराएंगे तो इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक टॉल बिल्डिंग से गिराएं तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है, ग्रेविटी उसे पुल कर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिक्चर में आ जाएगा, बहुत सुंदर चैप्टर है ग्रेविटेशन, पढ़ेंगे साथ में, मजा आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अर्थ के मुकाबले मून में कितनी है और दूसरे प्लैनेट्स में कितनी है, बहुत एक्साइटिंग रहेगा। लेकिन अभी आपको ये बात जानना जरूरी है कि अगर ऊपर से चीज को गिराया तो वो सेम स्पीड से नीचे नहीं जाएगा, वो स्पीड बढ़ती जाएगी, और अगर बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा हर सेकेंड। तो अगर वो बढ़ ही रहा है तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहां रह गई। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। या आपने भी कभी स्लोप में साइकिल चलाई होगी और वहां पे तेज होती जाती है, सीधी सीधी नहीं चलती याद है ना। तो ये है एग्जाम्पल्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। या आप एक बॉल को, रखी हुई बॉल को जोर से किक मारते हैं और वो जाती है बहुत तेजी से और फिर धीरे 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 होकर रुक जाती है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। So when an object travels equal, yes, पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की लिखेंगे। When an object travel equal distances in equal interval of time, howsoever, ये लाइन आप समझ लीजिए, howsoever small the interval may be, the motion of the object is said to be uniform motion. तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, equal distances in equal interval of time, howsoever small the interval may be, कितना भी छोटा हो जाए वो इंटरवल, कुछ बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोटे इंटरवल में आंसर आ रहा है 0 और बड़े इंटरवल में आंसर आ रहा है 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया 1 घंटे में, जबकि पहले आधे घंटे में कुछ ट्रैवल ही नहीं किया था, या हर सेकंड में आंसर वो नहीं आ रहा जो 60 से मैच कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। When an object travel, अब नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, हर सेकंड में सेम तो आंसर नहीं आएगा डिस्टेंस का जो कि यूनिफॉर्म में आ रहा था। तो हम बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
unequal distances in equal interval of time, howsoever small the interval may be, the motion of the object is said to be non-uniform. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर द स्मॉल द इंटरवल मे बी. नाउ अब जब हमें पता चल ही चुका है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम. आपने सुना होगा कितने किलोमीटर पर आवर से गए थे भाई, स्पीड थोड़ी धीरे रख भाई, 80 की ना रख, 60 की रख. व्हाट इज दिस? 80 की स्पीड मतलब 80 किलोमीटर पर आवर. जनरली इंडिया में हम किलोमीटर और पर आवर में करते हैं, कई जगहों पे माइल्स पर आवर भी करते हैं, यूएस वगैरह में. तो चलो हमारा है किलोमीटर पर आवर. तो आपने बाइक के ऊपर स्पीडोमीटर पे देखा होगा किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है. तो ये क्या है स्पीड? स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. तो देख लेते हैं क्या है. फॉर एग्जांपल आप ए से बी पे गए, आपने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, टाइम लगा लेट्स से 2 आवर्स. तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टाइम कितना लगा 2 आवर्स. तो 30 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है. तो स्पीड क्या हुई? ये है स्पीड का सिंबल, डिस्टेंस का, टाइम. तो इस चैप्टर में हम स्पीड के लिए यूज करेंगे v और s यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए. तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना अगर वहां पे s लिखा है, s इज यूज फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. हम जल्दी इसको सीखेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. क्लियर? नाउ और इसमें देखते हैं आगे क्या है. अब हमें पता चल गया कि स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और v इज इक्वल टू s बाय t. ये फॉर्मूला आपकी बुक में यूज हुआ है. तो इसकी यूनिट क्या हुई? इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड. कितने मीटर गए हर एक सेकंड में. तो क्या मीटर पर सेकंड निकालना जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है. आप इसमें ले सकते थे किलोमीटर पर आवर और कुछ भी सेंटीमीटर पर सेकंड. बट फिर भी कुछ स्टैंडर्ड तो रखना ही होगा ना कि भाई यही यूज करना ज्यादा यूजफुल रहेगा. तो वो है MKS सिस्टम, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड. CGS भी यूज कर सकते हैं जो कि होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. बट सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम. तो ये सारी तीनों चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है. अब अगर कहीं पे किलोमीटर दिया हो, आवर दिया हो, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है. और इस चैप्टर में तो ये बहुत बार करना पड़ा है, बहुत बार. तो देखते हैं जल्दी से कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर. तो आप 90 किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में? आप पहले 90 किलोमीटर को बनाएंगे मीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 1000. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. बहुत सिंपल. आप इस आवर को बनाएंगे सेकंड्स में. आवर में होते हैं 60 मिनट्स. मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं, मैंने थोड़ा स्ट्रेट अवे लिख दिया. ये 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो अगर आपको इस 90 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको इस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 3600. तो आप ऐसे कर सकते हैं बार बार, लेकिन इसकी कैलकुलेशन आप अलग से करके रख लीजिए. 1000 बाय 3600 होता है 5 बाय 18. सिंपल दिखाई दे रहा है. 5 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, 5 बाय 18. तो जैसे ही आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो आप बोलेंगे
किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से और काम खत्म। और अगर उल्टा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे आपको कई बार जाना पड़ेगा इस चैप्टर में, और उसी तरीके से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी आना पड़ सकता है। तो 5/18 और 18/5 को आप समझ लीजिए। अभी ये तो हुई स्पीड। स्पीड सिंपल सी बात बता रही है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए बी फिर आया आप सी फिर डी, तो भी आप स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस 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 और टोटल टाइम, स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन से आपको याद आया होगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? स्केलर और वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पीड बताती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी बताती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हम जोड़ रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ तो वो बन जाती है वेलोसिटी और कोई फर्क नहीं है, और अगर सिर्फ हम बता रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वो हो जाती है स्पीड। फिजिक्स में ज्यादातर हम यूज करेंगे वेलोसिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, जिसको ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उसकी यूनिट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि वेलोसिटी तब होती है जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में गिवन हो। अब डायरेक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, आपके लिए क्या रिलेवेंट चीज है मैं बता देता हूं कि यहां पे अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, और अगर उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या मैं बोलूं अगर वेलोसिटी दी है तो आप ये अज्यूम कर लेंगे कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। फिर से बोलूं, देखिए अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो आप उसकी स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, आप उसकी स्पीड तो कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या अगर बोला गया है कि वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है तो आप ये मान के चलिए कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी दी हुई है। तो अगर वेलोसिटी का सिंबल होगा तो ऐसा होगा और स्पीड सिर्फ ऐसी लिखी जाएगी। तो ये एरो बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली जो डिस्टेंस था वो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी दी है, इसका मतलब बॉडी इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो देख लेते हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितने टाइम में ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला ही काफी है। लेकिन वेलोसिटी को देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो वेलोसिटी नहीं हुई। तो वेलोसिटी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, पहली बार सुनने में अजीब सा लगता है कि ये क्या मतलब हुआ डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, आपके लिए अगर वेलोसिटी गिवन है इसका मतलब बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। अब डायरेक्शन के बारे में इतना मत सोचिए कि नॉर्थ जा रही है कि ईस्ट जा रही है, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसी डायरेक्शन में जा रही है, और अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रेट जा रही होगी। आपको भी सक्सेस की तरफ स्ट्रेट जाना चाहिए। डायरेक्शन एक तरफ, ऐसे 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 नहीं, ठीक है? ठीक है, तो आप भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाइए और एक डायरेक्शन पकड़िए और चलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ स्पीड और ये रही आपकी वेलोसिटी।
अब ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया, तो अब पता लगाते हैं कि स्पीड कितने टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है यूनिफॉर्म और एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म। तो हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड हमें देखने को मिलती भी है कि नहीं मिलती। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं मिलती होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। मतलब वही बात कि 60 किलोमीटर गए 60 मिनट में, तो 30 किलोमीटर जाएंगे 30 मिनट में, और 10 किलोमीटर जाएंगे 10 मिनट में, और 1 किलोमीटर जाएंगे 1 मिनट में। ऐसा होना संभव है क्या? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल, देखो हो तो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप एक खाली रोड पे, एक हाईवे पे बिल्कुल पैडल दबा के रखिए और चलते रहिए कार से सीधा सीधा, या बाइक से या साइकिल से, बिल्कुल खाली रोड होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है यूनिफॉर्म स्पीड को लेके आना। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख रहे हैं कि हम गए यहां न्यू दिल्ली से देहरादून। ये गूगल मैप का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि करीबन 5 घंटे लगे। आप इस 2 मिनट को भूल जाइए, 5 घंटे लगे। और ये 252 किलोमीटर लिखा है, इसको भी मैं लिख रहा हूं 250 किलोमीटर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो बेसिकली 5 घंटे में 250 किलोमीटर गए। अब आपको क्या लगता है कि यहां पे कुछ आया नहीं होगा रास्ते में? बिल्कुल आया होगा। ट्रैफिक स्लो हुआ होगा, फास्ट हुआ होगा, रुकी गया होगा, कभी कभी डाइवर्जन लिया होगा, यूटर्न लिया होगा, सीधे गए होंगे। तो इस तरीके से जब हम नेचुरली ट्रेवल करते हैं तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन यहां पे मैं कह सकता हूं कि 250 किलोमीटर हमने 5 घंटे में ट्रेवल किया, तो मैं बोलूंगा 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया। हर घंटे में 50 किलोमीटर में गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है आप बताओ? क्या मैं हर घंटे में 50 गया? हो सकता है पहले घंटे में मैं 40 ही गया हूं, दूसरे घंटे में 70 चला गया, हाईवे आ गया, खाली हो गई रोड। तीसरे घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर ही गया, पूरी रोड बन रही थी वहां पे। तो इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो भी मुझे पता तो लगाना है कि मेरी स्पीड थी क्या। तो इस टाइप से जब हम स्पीड निकालते हैं, जिसमें हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, पूरा गया कितनी दूर, 250 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम, तो ये जो स्पीड निकलती है उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। और यही सबसे ज्यादा यूज में आती है। आप यहां से यहां गए, 250 किलोमीटर गए, 5 घंटे लगे, 50 की एवरेज स्पीड आई है। और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मेरे ख्याल से मामला क्लियर है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंसेस ओपन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। ये प्रैक्टिकली बहुत ही कम ब्लीक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो पाए। जब तक कि हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ना जा रहे हों तभी हम कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। अदरवाइज हम जनरली क्या यूज करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि होता है एवरेज स्पीड। तो हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशंस में क्या है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, howsoever small the intervals may be, the speed of the body is said to be uniform. तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? नंबर 1 इक्वल डिस्टेंसेस, और दूसरी 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस अगर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, जो कि ऐसा अक्सर होता नहीं है, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। Now, when a body covers unequal distances, अगर वो unequal कर रही है, unequal distances in equal interval of time, howsoever small the intervals may be, the speed of the body is said to be non-uniform or variable. अब हमने देखा कि जनरली यही केस होता है। हम गए दिल्ली से देहरादून, 250 किलोमीटर गए, 5 आवर्स में गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमने करके देखा, तो 250/5 आया 50 किलोमीटर पर आवर। ये थी एवरेज स्पीड। साफ साफ सी बात है, एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का चांस क्या है? कितने बार ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड हम ऑब्जर्व कर पाए? बहुत ही रेयर चांस है, कहां हो पाएगा? अब आप दिल्ली टू देहरादून गए या कहीं पे भी गए, आप अपने दोस्त के घर गए, तो होता क्या है कि वो
नहीं, एकदम कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा सकते, आपको धीरे करना पड़ेगा, आपको तेज करना पड़ेगा, और वहीं पे हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तो स्पीड अगर निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस बता दो भाई, कितनी दूर गए, रुक रुक के गए, तेज गए, धीरे गए, या कैसे भी गए, और टोटल टाइम बता दो। डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ दिल्ली से देहरादून जाते वक्त 50 किलोमीटर पर आवर हमने ट्रेवल किया। ज़रूरी नहीं है कि हर घंटे में 50 किलोमीटर ही ट्रेवल किया हो। तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि ये स्पीड है एवरेज। ये ज़रूरी नहीं है कि हर घंटे में इतना ही ट्रेवल किया हो, कभी कभी ज़्यादा किया होगा और कभी कभी कम किया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के लिए भी सिंबल सेम है, v s अपॉन टी, बट अगर वो यूनिफॉर्म हुई और वो नॉन यूनिफॉर्म हुई तो क्या होगा। स्पीड के केस में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दोनों कंडीशन यहां पे भी चाहिए, प्लस एक और कंडीशन चाहिए, डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट। भाई डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज ना होने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चलना है। अगर हम स्ट्रेट लाइन में जब तक चलेंगे तब तक हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक ही मतलब हुआ कि एक बॉडी सीधी राइट पे, सीधी रोड पे, सीधी लाइन पे चल रही है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ट्रेवल कर ही रही है, जो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मैंडेटरी था, लेकिन साथ साथ में सीधी लाइन पे चल रही है। इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और ये दोनों भी चेंज नहीं होने चाहिए। अकेले अकेले भी चेंज नहीं होने चाहिए, दोनों भी चेंज नहीं होने चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी चेंज हुआ तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब आपको क्या इमेजिन करना है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैटर एंड्स। ओके, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस में क्या है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ऑब्वियसली अ स्ट्रेट लाइन covering equal distances in equal interval of time, howsoever small the interval may be, the velocity of the body is said to be uniform. और जब velocity of the body is said to be variable or non-uniform when it covers unequal distance, when it covers unequal distances in a particular direction in equal interval of time, or the direction of the motion changes even when it covers equal distances in equal interval of time. समझते हैं इस डेफिनेशन को बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जब एक बॉडी, when a body is traveling along a straight line covering equal distances, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में गया तो क्या पक्का हो गया कि अब डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो पहली बात, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद तो सिंपल है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी, वेलोसिटी सेट टू बी यूनिफॉर्म। क्लियर। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रही है बॉडी, तो डेफिनेटली वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सेट टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स अन equal distances in particular direction in equal interval of time। यहां तक डेफिनेशन को देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डायरेक्शन सेम है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है, बट कभी चल रही है 10 मीटर इन 1 सेकेंड, कभी चल रही है 5 मीटर इन 1 सेकेंड, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, कभी कम करती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म हो चुकी है। अगर ऐसा होगा तो स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और है यहाँ पे, और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए
और फिर वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब नीचे वाली डेफिनेशन के हिसाब से इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जा रही है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसकी वजह से भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्शन भी अगर चेंज हुआ, अगर आप गोल गोल पाथ पे घूम रहे हैं तो डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आपने टर्न लिया या कुछ भी हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आई तो सिंपल एक ही आंसर कि हम स्ट्रेट रोड पे या स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब या तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो चेंज था वो गड़बड़ हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो गया है। नाउ अब जब हमें पता चल ही गया है कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कई तरीके से हो सकती है, डिस्टेंस वगैरह आगे पीछे कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो, तो उसका रेट भी तो निकाला जा सकता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। भाई जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, जैसे कि हम एक्सेलरेट करते हैं, कई बार बाइक पे आपने देखा होगा, एकदम से तेज करते हैं, एकदम से धीरे करते हैं और एकदम से ब्रेक लगाते हैं। ये सब जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो आइए देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें जनरली कहां कहां पे दिखाई देता है, प्लस हमें किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहिए। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले देख रहे हैं कि कमांडो एक एयरक्राफ्ट से जंप कर रहा है, आई थिंक ये पैराड्रॉप कर रहा है। सल्यूट टू आवर कमांडोज, और हर नेशन के कमांडोज जो अपनी कंट्री को सेव करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। नाउ द थिंग इज कि वो जंप कर रहा है, वो पैराड्रॉप कर रहा है, तो वो ऊपर से नीचे आएगा, वो फ्री फॉल में आएगा। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर तो फिर ग्रेविटी अप्लाई होगी, और ग्रेविटी अप्लाई होगी तो इसके वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन में, लेकिन अभी आप समझ लें कि हर सेकंड में रफली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, यहां पे देखिए कि ये शुरू 0 से हुआ, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड होगा, दिस इज 1 सेकंड, फिर 20 हो जाएगी स्पीड मीटर पर सेकंड, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, और ये बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ रही है। जैसे वो पॉकेट मनी के बारे में मैंने आपको बताया था प्री रिक्विजिट्स में कि 10 रुपीज फिर अगले दिन 20 रुपीज मिल रही है, फिर 30 रुपीज मिल रही है। तो आपने क्या किया था वहां पे, यस, रेट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो वहां पे भी आपने बोल दिया था कि रोज के 10 रुपए बढ़ रहे हैं। वैसे हम यहां पे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए रेट ऑफ चेंज, यहां देखिए ये F1 की रेस स्टार्ट हो रही है, कितनी तेज चलेगी ये फरारी, बहुत तेज चलेगी ये फरारी। आपको पता है ना 300 की एवरेज स्पीड आ जाती है इनकी पूरी रेस में, 300 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। सोचिए एवरेज स्पीड मतलब 300 से ऊपर भी चलाते हैं और 300 से नीचे भी चलाते हैं, तभी तो 300 की एवरेज स्पीड आ रही है। बहुत जबरदस्त रेस होती है F1। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सेलरेट करती है, बहुत तेजी से बढ़ती है और बहुत तेजी से धीरे होती है और फिर बहुत तेजी से वेलोसिटी को बढ़ाती हैं। लेकिन यहां पे भी वेलोसिटी बढ़ती है और कम होती है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसकी वजह से भी वेलोसिटी को बोलेंगे चेंज हुई, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, बस हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिलहाल आप देखिए और भी तरीके, ये देखिए ये सर्कल पाथ में घूम रही है, यहां पे अगर वो एक ही स्पीड में घूमती रहे, बस 50 पे सेट कर दिया और स्टीयरिंग ऐसे मोड़ दिया, तो आपको लगेगा कि ये तो यूनिफॉर्म है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहां पे डायरेक्शन ये है, जब वो यहां पे होगी तो डायरेक्शन ये होगा, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो ये तो चेंज हो गया है कि नहीं। इस तरीके से यहां पे देखिए तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है। यहां पे देखिए कार एकदम से सडनली रुकी ब्रेक मार के, तो ये कम हो रहा है, यहां पे बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, यहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये है क्या क्या, तो अब हम देखेंगे कि हम इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज को। तो पहले देखते हैं रेट ऑफ चेंज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। तो
तो ये क्या है फाइनल और क्या है इनिशियल? ये है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और कितनी हो गई। तो मैं यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखने के बजाय लिखूंगा v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन या सिर्फ t। तो ये हो गया मेरा रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए 10 से 30 हो गई 2 सेकंड में, तो मैं लिखूंगा 30 जो कि है फाइनल वेलोसिटी माइनस 10 जो कि थी इनिशियल वेलोसिटी और टाइम लगा 2 सेकंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बाप रे, इसकी तो यूनिट भी अलग है। क्यों अलग है देख लेते हैं। ये तो वेलोसिटी है ऊपर, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो अब देखिए एक है मीटर पर सेकंड और एक और सेकंड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड अपॉन 1 या फिर मीटर अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन सेकंड या फिर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से लिखिए, लेकिन एक्सेलरेशन जो कि है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ये किस रफ्तार से हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। तो यहां पे ये जो पैराट्रूपर नीचे कूद रहा है इसमें कितना चेंज आ रहा है, इसमें आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, जब ये बढ़ती है ना वेलोसिटी, तो बढ़ते 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 करीबन 200 किलोमीटर के आसपास आ जाती है जब स्पीड, या मैं बोलूं वेलोसिटी, उसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इस वक्त जो एयर नीचे से रेजिस्ट कर रही होती है बॉडी को, वो एयर रेजिस्टेंस और ऊपर से नीचे गिरने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो न्यूट्रलाइज होने लग जाता है और स्पीड उससे ज़्यादा या वेलोसिटी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये वो टाइम है जहां पे पैराशूट को ओपन किया जाता है, जब आप स्टेबल हो जाते हैं। सो ये एक छोटी सी जानकारी थी, बट द थिंग इज कि वो बढ़ती ही जाएगी 10 की स्पीड से जब तक कि वो टर्मिनल वेलोसिटी तक ना पहुंच जाए। खैर ये अपार्ट है, बट फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम सीधा बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि चेंज हो रही है वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड और हमको निकालना है उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रफ्तार से चेंज हो रही है। तो हमने डिवाइड किया टाइम से और उसकी वजह से 2 बार सेकंड आने की वजह से वो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है ये। नाउ यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल बड़ी है और इनिशियल छोटी है। F माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? सपोज पहले शुरुआत हुई थी 50 से और फिर आ गए 0 पे ब्रेक लगा के, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहां पे छोटा है नंबर और इनिशियल बड़ा है, तो जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो 0 माइनस 50 अपॉन टाइम टेकन लेट्स से 5 सेकंड, तो आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 50/5 आ जाएगा ना, -50/5 आ जाएगा। तो यहां पे नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। फाइनल वेलोसिटी अगर कम हो गई है और इनिशियल ज्यादा थी तो ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, डिवाइड बाय टाइम करूंगा तो नेगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, या मैं बोलूं एक्सेलरेशन जब नेगेटिव है तो आप ब्रेक लगा रहे हैं, आप वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और कहां देखा है हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन? जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो सपोज u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से हमने उसको ऊपर फेंका, तो स्पीड बढ़ती थोड़ी ना जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, बल्कि एक जगह पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से फिर वो बॉल नीचे गिरना शुरू होगी। तो यही 10 मीटर पर सेकंड जो प्लस में था वो यहां से तो नीचे प्लस की तरफ एक्ट कर रहा है, प्लस 10 मीटर पर सेकंड, बट जब हमने ऊपर फेंका था तो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में वो जाना नहीं चाहता। एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है और आप फेंक रहे हो ऊपर, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहां पे ये बॉडी स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो
आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और बल्कि जीरो भी हो सकता है अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही हो। फाइनल भी 50 है, इनिशियल भी 50 है, तो 50 माइनस 50, अब टाइम आप कुछ भी रख लीजिए, आंसर तो जीरो आएगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो जीरो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, किसी भी कारण से वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और जीरो एक्सेलरेशन तीनों हो सकता है। वेक्टर है कि स्केलर है? ऑब्वियसली वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर होना ही पड़ेगा। वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप नाप रहे हैं, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज दी, क्या है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लिख लेते हैं फटाफट, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद द टाइम। Thus acceleration of the body is a measure of change in velocity of the body per unit time। तो ये हमें बताता है कि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी कितनी भी थी? x थी सपोज, तो एक सेकेंड बाद x प्लस 5 हो जाएगी, फिर x प्लस 10 हो जाएगी, फिर x प्लस 15 हो जाएगी। ये हो जाएगा, स्टार्ट हुआ ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, तो हर सेकेंड में 5-5 बढ़ेगी। अगर ये -5 होता तो कहीं से भी शुरू करते, फॉर एग्जांपल 50 से शुरू करते, तो एक सेकेंड बाद हो जाती 45, फिर हो जाती 40, फिर हो जाती 35, फिर हो जाती 30 एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब बढ़ती जाएगी उसी रेट से, नेगेटिव मतलब घटती जाएगी उसी रेट से। क्लियर? बहुत इजी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब इसमें भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बढ़ना और घटना दोनों यूनिफॉर्मली भी तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन पेन से नहीं लिखेंगे, ये रेड लाइट जल रही है। अरे क्या बात है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइम ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। पहले सेकंड में 10 की स्पीड चेंज हो गई, दूसरे सेकंड में भी 10 की हुई, तीसरे में भी 10 की हुई, चौथे में भी 10 की हुई। अब अगर ये पॉजिटिव हुई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर ये नेगेटिव हुई तो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब जो भी चेंज आ रहा है, सपोज लिखा हुआ है +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब हर सेकेंड में 5-5 बढ़ेगा। सपोज बॉडी बिल्कुल रेस्ट से शुरू हुई तो 0 से शुरू हुई, फिर 5 हो गई, एक सेकंड बाद फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई। 20 नहीं होगी, 5-5 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 15 और फिर 20, और इन सब की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है तो हर सेकंड के बाद 5-5 की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और अगर कम हो रही है तो हर सेकंड के बाद 5-5 की वेलोसिटी कम होती जा रही है। ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब, ठीक है, जो हमको रोड पे देखने को मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कार एकदम से तेज होती है, फिर धीरे होती है, धीरे होती है, तेज होती है। द थिंग इज कि हर सेकंड में स्पीड बढ़ नहीं रही है कांस्टेंट रेट से, तेज बढ़ रही है या धीरे बढ़ रही है, या तेज कम हो रही है या धीरे कम हो रही है, जो भी हो रहा है, बट वो कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही थी वो कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जिस रेट से चेंज हो रही थी वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब कहीं पे भी दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी हर सेकंड 2 की स्पीड वेलोसिटी से बढ़ती जाएगी। फ्री फॉल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। एक स्लोप में एक बॉल नीचे जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। एक स्लोप में आप साइकिल लेके ट्रैवल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और ये सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उनको एक ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे खींच रही है। अब आप एक स्मूथ स्लोप पे हो या फ्री फॉल हो,
काम तो ग्रेविटी ही कर रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नेचर में डेफिनेटली दिखाई देता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैन मेड थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट की तरह देखना पड़ेगा कि आप एक कार को या एक चीज को बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर पाए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर है। और नॉन यूनिफॉर्म तो आप बिल्कुल सिंपल सी बात है जो हम रेगुलरली हमको देखने को मिलता है। Now, uniform acceleration, the acceleration of the body is said to be uniform when velocity of the body moving along a straight line बोलना क्या जरूरी था यहाँ पे? moving along a straight line बोलना इसलिए जरूरी कि अगर वो straight line में ही नहीं चल रही है तो उसकी velocity वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर उसकी velocity ही नॉन यूनिफॉर्म है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। तो डायरेक्शन को पहले स्टेबल करना पड़ेगा। पहले बोलना पड़ेगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, फिर उसका चेंज यूनिफॉर्म था। फिर से सुनिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होगी जब सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन पे जा रही होगी। फिर उसका चेंज जो हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। सब कुछ यूनिफॉर्म होगा तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे अर्थ के केस में होता है, जब कोई चीज गिरती है तो ठीक अर्थ के ऊपर गिरती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होता और रेट भी चेंज नहीं होता। तो इस टाइप की चीजों को ही हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट। मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ये, अगर आपने ये एग्जैक्टली नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। स्ट्रेट चेंजेस बाय, अब ठीक है, इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए रेट का चेंज होना तो जरूरी है ही यूनिफॉर्मली, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। और डायरेक्शन का ना बदलना मतलब एक ही बात है, डायरेक्शन का ना बदलना मतलब यस, द बॉडी इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, दैट इज वेलोसिटी चेंजेस बाय unequal amounts in equal interval of time, the acceleration of the body is said to be non-uniform। तो जब अनइक्वल अमाउंट पे चेंज होगी, भाई 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, 30 से 15 हो गई, 15 से 25 हो गई, ये क्या तरीका हुआ? ये तो हर एक बार चेंज हो रही है। तो अगर वो चेंज हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन मतलब स्मूथ एक्सेलरेशन, या तो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही केसेस में डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो रेट गया पानी लेने, एक्सेलरेशन तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, इसी चीज के लिए प्री रिक्विजिट में आपको ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? अब देखिए, अगर आपको वो इंफॉर्मेशन ठीक से समझ में आ गई है तो इस ग्राफ में मैं आपको वही समझा सकता हूं जो इस चैप्टर में समझने के लिए बिल्कुल जरूरी है। आइए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने ले रखा है टाइम, यूनिट है मिनट, और वाई एक्सिस में ले रखा है डिस्टेंस और यूनिट है किलोमीटर। तो कोई बात नहीं, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है ताकि आपको बुक पढ़ने में आसानी हो। मैं किसी और फिगर से अगर आपको समझा दूं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन वो फिगर जो बुक में दी हुई है वो उसमें शायद उतनी फैमिलियरिटी ना आए और आपको कॉन्फिडेंस वो गेन ना कर पाए, इसलिए आपकी बुक की ही फिगर ली है। ठीक है, तो आप इसको बुक से मैच करा सकते हैं और आप बोलेंगे ओ ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। एंड एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक नहीं है, लेट मी टेल यू। अगर आप उसे ढंग से पढ़ लें, समझ लें, जैसा कि स्पीकिंग चॉक्स आपके लिए कर रहा है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आप चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट उठाएं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये 20 मिनट्स, ये 40 मिनट्स, ये 60 मिनट्स एंड सो ऑन। नाउ डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक सिचुएशन जो यहाँ पे नहीं बनाई है, पहले मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। एक स्केल लेते हैं और हम यहाँ रख देते हैं, लेट्स से ये रहा। अगर मैं बोलूं कि इस रेड लाइन को देखिए, तो आप बोलेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 20 मिनट बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 40, बल्कि जब शुरू किया था 0 तब भी थे 40 पे। डिस्टेंस ट्रेवल किया था 40, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से 40 किलोमीटर दूर।
याद आया ना? वो डिस्टेंस नापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। तो कहीं से भी आप 40 किलोमीटर दूर थे, लेट्स से आप अपने घर से, होम से 40 किलोमीटर दूर थे। नाउ 20 मिनट बाद भी 40 किलोमीटर दूर थे, 40 मिनट बाद भी 40 थे, 60 मिनट बाद भी 40 थे, तो यहां तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब आप रेस्ट पे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, टाइम के पैरेलल हो जाए, इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ क्लियरली बता रहा है कि आप कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, आप वहीं बैठे हुए हैं। नाउ दूसरा ग्राफ जो आपकी ये बुक में दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले देखने की वाली बात है कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन भी कुछ बताता है लेकिन हम बाद में समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि 20 मिनट पे ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 40 पे ये हुआ, 60 पे ये हुआ। तो क्या करें हम इससे, हम क्या निकाल सकते हैं? ये तो पता चल गया है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहे हैं। ट्वेंटी पे देखिए, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, हर एक बॉक्स 2 किलोमीटर का है, ध्यान रखिएगा। तो 20 मिनट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 मिनट्स का है हर एक बॉक्स, और ये 2 किलोमीटर का है। तो 20 मिनट बाद देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 किलोमीटर गए, 14 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगले 10 मिनट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से गए 14। अगले 20 मिनट में भी वही, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर से, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर गए उतने। तो इसका मतलब इन एवरी 20 मिनट ये जा रहा है 14 किलोमीटर। तो इसमें चिंता की बात क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन क्या हमें ये बॉक्सेस गिनना जरूरी था? ये स्ट्रेट लाइन खुद बता रही है कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये स्ट्रेट लाइन देखते आपको क्या पता चलना चाहिए? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका पहला मीनिंग क्या है? मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस, डिस्टेंस ट्रेवल ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात आई कि यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं। तो पहले तो हमें पता लगाना चाहिए कि हम इससे स्पीड निकाल भी सकते हैं कि नहीं, फिर बताएंगे कि यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड तो यूनिफॉर्म होनी ही पड़ेगी। मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से ले लेता हूं अपना रूलर, मुझे निकालनी है, और इसको मैं चेंज कर देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि जब ये टाइम था, ये देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, और ये टाइम था, तो ये है आपका T2 और ये है T1। इस टाइम इंटरवल में मतलब जब ये था और ये था टाइम, इसके बीच में स्पीड क्या थी ये निकालनी है। तो कोई बात नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इतनी देर में, और ये देर है कितनी। इसका मतलब मुझे S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, जो कि है यहां तक, ये रहा मेरा डिस्टेंस S2 और ये रहा S1, और कितना टाइम लगा।
तो मुझे स्पीड निकालने के लिए अभी भी फॉर्मूला मेरा वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। लेकिन ग्राफिकली अगर मैं इसे देखता हूं तो ये रहा मेरा S2 माइनस S1 और ये रहा मेरा T2 माइनस T1। तो अगर मैं देखूं तो ये लाइन एक एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंगल यहां पे भी है थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखूं तो ये वाली लाइन को मैं परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं और इसको मैं बेस भी बोल सकता हूं। तो बेसिकली मुझे अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो मुझे इस टाइम ड्यूरेशन के लिए स्पीड कैलकुलेट करनी है, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए करनी है, तो ऐसा ट्रायंगल ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। अगर मुझे 0 to 40 करनी होती तो देखिए ये ट्रायंगल ऑलरेडी फॉर्म हुआ है। तो भी मुझे ये रहा मेरा डिस्टेंस, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये रहा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये रहा मेरा टाइम टेकन। तो भी मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना पड़ता। तो इसका मतलब जब भी मैं इस तरीके से निकालूंगा किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं उसको बोलूंगा tan थीटा, टेंजेंट थीटा, या सिंपल भाषा में बोलूंगा स्लोप। आप सोच रहे होंगे ये बताने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन निकाल के स्पीड आ तो रही है। देख लो भाई S2 माइनस S1 कितना है, यहां से नाप लो, और T2 माइनस T1 यहां से नाप लो और निकाल लो। लेकिन इसका एक खास इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूं। जब मैं छोटा था मुझे तो ये स्लोप वर्ड सुनते ही पसीना आ गया था, मुझे तो अभी भी पसीना आ रहा है। लेकिन द थिंग इज कि स्लोप निकालना क्यों जरूरी है वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले समझिए इस बात को कि ये लाइन ऐसे झुकी हुई है और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो स्लोप है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वही स्पीड है जी। निकालना तो था आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, लेकिन चांस की बात है आपका वो डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है परपेंडिकुलर और टाइम टेकन आ रहा है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब आप निकालते हैं किसी लाइन का तो आप एक्चुअली में उस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं। नाउ द थिंग इज कि इससे फायदा ये मिलता है कि ये जो स्पीड है ये इसका स्लोप है। अगर यहां पे एक और लाइन बनी होती तो डेफिनेटली इसी पॉइंट के लिए जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालता तो आप समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर लंबा हो गया है और बेस छोटा हो गया है। और ये लाइन अगर ऐसी होती तो देखिए परपेंडिकुलर लंबा होता जा रहा है और बेस छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये जैसे जैसे इस लाइन का स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे इस लाइन का स्लोप बढ़ेगा, बिना कैलकुलेशन के आप बता पाएंगे कि ये बॉडी इससे ज़्यादा तेज चल रही है और ये इससे ज़्यादा तेज चल रही है। और क्या बोलूँ मैं, स्लोप ऐसा ज़बरदस्त आपके पास टूल है जो सिर्फ ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी वाली बॉडी ज़्यादा तेज चल रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए और टाइम नीचे होना चाहिए। अगर ये चेंज हुआ तो ये सारा के सारा खेल उल्टा हो जाएगा, अगर डिस्टेंस यहाँ आया और टाइम यहाँ आया तो। ठीक है, जस्ट हेड्स अप दे रहा हूं आपको मैं। तो स्लोप होता है चेंज इन राइज अपॉन चेंज इन रन। ये रन है और ये राइज है, या दिस अपॉन दिस, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या टेन थीटा, जो भी आप बोलेंगे। टेन थीटा आप सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में, आगे जाके आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। द थिंग इज कि ये है वो चीजें जो आपको बताती हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड है, और हायर द स्लोप हायर द स्पीड। ये है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया है। नाउ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है तो इसका मतलब क्या है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये पहली बात पता चली कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन था तो यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म स्पीड थी। लेकिन यहां पे ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे कैसे, बिल्कुल ठीक है, आप इस लाइन आप एक लाइन ऐसे बनाइए, आप एक लाइन ऐसे बनाइए, आप ऐसे बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि इनका सबका स्लोप बदलता जा रहा है। इसका मतलब
राइज ओवर रन, या मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बदलता जा रहा है, तभी तो एक कर्व है। और इसीलिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिपिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व हो तो मैं सीधा बोल सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी तो है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिर्फ देख के ग्राफ को कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व है, कर्व हुआ तो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन हुई टाइम के पैरेलल पे तो बॉडी इज एट रेस्ट, मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है। हायर द स्लोप हायर द स्पीड, कर्व हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका स्लोप निकालने का तरीका आपके बुक में दिया हुआ है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर डिस्टेंस की जगह यहां पे क्या आ गया है, यहां पे आ गया है वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर, टाइम आ गया है आवर में। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। नाउ डिस्टेंस में जब ये पैरेलल था तो हमने बोला था बॉडी इज एट रेस्ट, बट अगर वेलोसिटी में टाइम ग्राफ में अगर ये पैरेलल है टाइम के तो हम नहीं बोलेंगे कि आप रेस्ट पे हैं। देखिए क्यों नहीं बोलेंगे। फर्स्ट आवर में वेलोसिटी कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आवर में कितनी थी, अभी भी 40 है। थर्ड में कितनी, अभी भी 40 है। फोर्थ में कितनी, अभी भी 40 है। तो अच्छी बात है ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है। द मोमेंट आपने वर्ड यूज किया वेलोसिटी, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा है। हर घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे निकल के आती है ये देखते हैं। इमेजिन करिए कि आप जा रहे हैं सीधी रोड पे 40 की स्पीड से, पहला घंटा गुजर गया, दूसरा घंटा गुजर गया, तीसरा घंटा गुजर गया, चौथा घंटा भी निकल गया। तो ये 4 घंटे हो गए और आप बिल्कुल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। क्या क्या कर सकते हैं इससे? पहली बात, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं बोलूंगा नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 है। फाइनल माइनस इनिशियल आएगा ही नहीं। 40 माइनस 40 अपॉन टाइम टेकन, आप कुछ भी लिख दीजिए, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो नो चेंज इन वेलोसिटी है। नो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक ही है, एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां से अगर कोई पूछे ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, आप बोलेंगे नहीं, 0 है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या इंफॉर्मेशन इससे निकल के आती है? अगर मुझे पता लगाना हो कि यहां से लेके यहां तक जब टाइम था तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे भाई सिंपल सी बात है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा। तो जैसे ही मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो लेंथ क्या है, ये है तो टाइम, और ये ब्रेथ क्या है, ये है तो वेलोसिटी। तो घूम फिर के मैंने टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैंने टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर ही दिया है तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है ये हमारे लिए कि एरिया अंडर द ग्राफ जो निकलेगा, एरिया जो निकलेगा वो होगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस भी क्या बोलूं, मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे बॉडी ट्रैवल कर रही है, और अगर स्ट्रेट लाइन पे कर रही है तो मैं डिस्टेंस क्यों बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट देता है अगर उसका एरिया निकाल लिया जाए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें सीधा सीधा देता है डिस्प्लेसमेंट। और क्यों देता है, बिकॉज जब हम एरिया निकालते हैं तो हम इस यूनिट को और इस यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एरिया होता क्या है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रही होती हैं डायमेंशंस। रेक्टेंगल ले लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ,
सर्कल ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई हुई। तो जब भी आप एरिया निकाल रहे हैं कहीं का, ट्रायंगल ले लीजिए, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ट्रेपेजियम ले लीजिए, सम ऑफ पैलेसाइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैलेसाइड क्या, एक लेंथ, हाइट किया एक लेंथ, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर में रेडियस रेडियस किया, स्क्वायर हो गया। ट्रायंगल में हाफ, हाफ तो कांस्टेंट है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड किया, बेस भी एक लेंथ है, ऑल्टीट्यूड भी एक लेंथ है, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2 डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होती हैं तो एरिया निकलता है। और एरिया वॉल्यूम के लिए जैसे तीसरी डायमेंशन भी चाहिए, एरिया निकलता है 2 डायमेंशन के मल्टीप्लाई होने से। और यहाँ पे 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, और 2 डायमेंशन कौन है, टाइम और वेलोसिटी। और जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ऑब्वियस था डिस्प्लेसमेंट का आना। क्लियर? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है जब हम उसका एरिया निकालते हैं। वेलोसिटी पैरेलल मतलब एक्सेलरेशन 0, नो चेंज, लेकिन इसका एरिया भी हमें दे देगा कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिंपल। फॉर एग्जांपल 4 घंटे का अगर मैं पूरे का ही निकाल दूं एरिया इसका, तो मैं बोलूंगा लेंथ है 4 आवर इंटू ये है 40, तो 160 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये एरिया है, इसको मेरे को बोलना चाहिए था 160 यूनिट स्क्वायर, 160 यूनिट स्क्वायर। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, 160 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एरिया निकला है ये कुछ नहीं, ये डिस्टेंस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस निकलता है, ये हमें पता चल गया है। नाउ अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो तो क्या होगा? अभी देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तो पक्का है कि देखिए ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, 10 पे वेलोसिटी ये थी, 20 पे ये थी, तो इसका मतलब ये चेंज हो रही है, ये तो पक्का है। ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ रही है, लेकिन ये किस रेट से बढ़ रही है? ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है? तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन है, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। अब देखने की जरूरत नहीं है कि वो बॉक्सेस जैसे गिन के देखे थे कि इतना यहां हुआ, इतना यहां हुआ, ओहो हो, हर 1 मिनट में इतनी हो रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म अगर ये बढ़ रही है तो फिर ये क्या हुआ? इस मोशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं ट्रैवल कर रही। लेकिन जो बढ़ रही है, वेलोसिटी जो बढ़ रही है, उसके बढ़ने का रेट तो कम से कम यूनिफॉर्म है। तो जो बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेटेड है, और वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रही है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, बढ़ रही है, यूनिफॉर्म थोड़ी है। पिछले केस में यूनिफॉर्म थी, यहां वेलोसिटी बढ़ नहीं रही थी। तो इस केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, मोशन नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0, मोशन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस केस में मोशन ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यस पॉजिटिव हो रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप समझ रहे हैं इन ग्राफ्स का मीनिंग? नाउ इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे भी हम एरिया निकाल सकते हैं, बट ये एरिया वैसा सिंपल नहीं है। यहाँ पे तो सीधा हमने देखा था रेक्टेंगल निकाल लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल भी नजर आ रहा है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। ये है हाफ बेस, ये है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। इन दोनों का एरिया निकाल के जोड़ के निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। दोनों ही केसेस में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, लेकिन अगर चेंज हो रही है तो मोशन तो यूनिफॉर्म नहीं है।
वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो यूनिफॉर्म है। इसकी वजह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है। नाउ इसको देखें अगर हम, तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी और फिर बाद में कम हो गई, तो ये केस तो आपको पता है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये ब्रेक लग रहे हैं गाड़ी में। बिल्कुल सर्टेन केस है, नॉर्मल, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैं बोलूंगा मोशन तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है भाई, कम हो रही है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा हो गया यूनिफॉर्म, बट हर वक्त नहीं। देखिए है स्ट्रेट लाइन, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन देखते एकदम से यूनिफॉर्म मत लिखिएगा, देखिएगा कि पूछा क्या है, क्या पूछा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। और ये तो केस आप देख ही रहे हैं, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। बाकी सब कुछ तो नॉन यूनिफॉर्म है ही, यहां पे एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। एक और केस हम देख लेते हैं, ये वेलोसिटी है, टाइम। अगर ये कर्व है तो डेफिनेटली वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी बदल रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी यूनिफॉर्म नहीं है। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां पे मोशन ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? ये है आपका कर्व। तो कर्व देखते ही सब कुछ ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया। स्ट्रेट लाइन में कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म, कभी कभी यूनिफॉर्म, देखा जाएगा कि क्या पूछा है आपसे, राइट? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको सॉल्व करिएगा। नाउ इसका लास्ट पड़ाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं आपको बता दूं इक्वेशंस ऑफ मोशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जिसमें से स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होते हैं, लेकिन फिर भी घबराते हैं, वो आज आपका डर मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। ये आपका लास्ट डे है जो आपको इनके न्यूमेरिकल से डर लग रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। पहली बात है कि मोशन की इक्वेशन है, तो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है तो कुछ बातें हमें साथ में लेके चलनी होगी। जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, यू, वी, ए, एस और टी। ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलते ही बात आ गई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं अप्लाई हो रही है जहां पे बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो रही है, आप अप्लाई कर रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो आप अपने आंख बंद करके इमेजिन करिए कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी रोड है, सीधी, बहुत लंबी बॉडी उस पर चल रही है, सामने कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसका निकाल रहे हैं आंसर, ना कि आप किसी रोड पे चलती हुई किसी बाइक का या साइकिल का निकाल रहे हैं आंसर। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि वो भी स्ट्रेट रोड पे चल सकती है, बट आइडियली कहां चल पाती है स्ट्रेट रोड पे, इसलिए आप इमेजिन करेंगे कि वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू फॉर अम्ब्रेला इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है, वी फॉर विक्ट्री फाइनल वेलोसिटी, जितनी थी जितनी हो गई, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन? बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड 2 की स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। 5 है तो 5 की बढ़ती जा रही है, -5 है तो -5 की कम होती जा रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि स्ट्रेट रोड पे है, ये टाइम टेकन है, कितना समय लगा, टाइम की यूनिट सेकेंड्स में है, डिस्प्लेसमेंट की आप मीटर पे ले लीजिए ज़्यादातर, या फिर जो क्वेश्चन में लिया हुआ है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। ना ध्यान देने वाली बात क्या है, जो जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स गड़बड़ हो जाते हैं। यू जो है ये एट रेस्ट 0 होता है। जब भी बॉडी रेस्ट से चालू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, या फिर एट रेस्ट पे आती है तो v 0 हो जाता है। तो अगर बिल्कुल वो एट रेस्ट से शुरू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब वो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये बात आपको कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दी होती है और आप अपने आप अज्यूम नहीं कर पाते। तो एट रेस्ट अगर बॉडी शुरू हुई है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बॉडी केम टू रेस्ट
मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक बॉल को आपने ऊपर उछाला, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। अगर आपने उछाला है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती, तभी तो बॉल ऊपर गई है। अगर आप एक टावर पे खड़े हैं और आपने बॉल को नीचे थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होती है, u कब 0 होता है और v कब 0 होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। और लास्ट में a ऊपर जा रहे हैं तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जब नीचे आ रही है बॉल तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब बॉडी में ब्रेक लग रहे हैं तो नेगेटिव है, जब बॉडी तेज हो रही है तो पॉजिटिव है। तो ये 4 चीजें अगर आपको मालूम है तो गड़बड़ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। u कब 0 होता है, कब नहीं होता, v कब 0 होता है, कब नहीं होता, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो मैं फिर बताता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, मैंने बोला था v u v a s t। आपको क्या नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे, आपको u नजर आ रहा है, v नजर आ रहा है, a नजर आ रहा है, t नजर आ रहा है, s नजर नहीं आ रहा है। तो इस इक्वेशन में s नहीं है। ये इक्वेशन कहां से आई, v = u + at। बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ऑब्वियसली v - u क्या हो गया, a × t। तो v क्या हो गया, u + at। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, v = u + at, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको s के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और इन 4 वेरिएबल में से 3 दिए हुए हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 2 ही दिए हैं क्योंकि u एट रेस्ट करके बोल दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि u 0 है। ठीक है, अगर इन 4 वेरिएबल में से 3 दिए हुए हैं, आप इस इक्वेशन को लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात, सिंपल सी बात है। अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका u है, ये क्या है, v - u है। तो v - u अपॉन t a होता है, तो v - u क्या होगा, at। तो मैं इसको at भी लिख सकता हूं, ये u है, तो v क्या हो गया, u + at। सिंपल, ग्राफिकली भी समझ में आता है कि v = u + at कैसे होता है, ऐसे भी समझ में आता है। तो ये पहली इक्वेशन है और इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बिकॉज इसमें डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। किसी भी क्वेश्चन में आएगा, इन 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल गिवन होंगे, एक वेरिएबल निकालना होगा, फटाफट ये इक्वेशन लगाइए और सॉल्व करिए। जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप देख ही लेंगे कि इतना आसान है ये। दूसरी इक्वेशन है पोजीशन टाइम। ना पोजीशन टाइम में आप देखिए u v a s t, इसमें क्या नहीं है, इसमें v नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। नाउ अगर ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो इसका एरिया जो है, इस रेक्टेंगल का एरिया तो सिंपल है, मैं इतना ज़्यादा इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसका एरिया तो सिंपल है, इसका एरिया कितना है, यू टी। क्या कलर चूज किया मैंने, इसका एरिया है यू टी, यू टी। क्यों, ये टी है और ये यू है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ यू टी। और ये क्या है, हाफ बेस, बेस क्या है, टी। और ये क्या है, अभी हमने निकाला था, ये v - u है, लेकिन v - u अपॉन टी क्या होता है, a। तो v - u क्या हुआ, at। तो ये 80 है। तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करेंगे तो 80 इंटू टी कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो डिस्टेंस है जो कि होता है एरिया, तो इसमें एरिया लिया रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया निकला ut और इसका निकला हाफ 80 स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। कुछ है इसमें बताइए। तो ये है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको आप कहां यूज करेंगे, जहां पे s u t a, इन 4 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल पूछा होगा, 3 दिए होंगे। या इसका एक और इशारा है कि जहां पे फाइनल वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं हो रही, जैसे पिछली बार में जहां पे डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही, वहां पे ये इक्वेशन लगेगी। जहां फाइनल वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं हो रही, वहां पे ये इक्वेशन लगेगी। और
इन चारों में से कोई 3 दिए होंगे और आपको एक निकालना होगा, है ना? बहुत सिंपल, करेक्ट है, सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। जब आप स्पीकिंग शौक के साथ पढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो भी क्या सकता है, कुछ मुश्किल नहीं हो सकता। लास्ट इक्वेशन, नाउ इस इक्वेशन को देखें तो भी इसमें कोई खास बात नहीं है, ये एक ट्रेपीजियम है। पहले हमने क्या किया था, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल किया था, अब हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का निकालेंगे। तो हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है u, ये है v और ये है बीच में, तो हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, इसका एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एरिया तो हमेशा ही आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब ये ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो मैंने लिख दिया। नाउ मुझे यहाँ पे u v a s t इसमें से क्या नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे t नहीं चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो यहाँ पे मुझे t नहीं चाहिए, तो मुझे t से तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ t। और मुझे पता है कि v माइनस यू अपॉन टी a होता है, तो t और a को नीचे ले आऊंगा तो t की जगह लिख सकता हूं मैं, t की जगह लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन a। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2a ऊपर चला रहेगा तो ये हो जाएगा 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां पे t नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन जहां पे टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही है और इन 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल गिवन है, आप आराम से इस इक्वेशन को लगाइए और सॉल्यूशन लगा लिए। देखिए कितनी सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ इट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि आपकी बॉडी गोल गोल घूम रही है। अब गोल गोल घूमने से क्या होगा, देखिए सपोज गोल गोल घूमने से पहले, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम, ये रेक्टेंगल में घूमेगी, तो यहां से चालू हुई, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ और डायरेक्शन चेंज हुआ। ये देखिए जब हेक्सागन में गई तो डायरेक्शन और जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जब ऑक्टागन में गई तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये सर्कल में डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। तभी आपको प्री रिक्विजिट में सिखाया था कि टेंजेंट क्या होता है। तो अगर इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मैं उसको सेंटर से जोड़ूंगा और एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और बोलूंगा डायरेक्शन ये है। अगर मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो मैं बोलूंगा ये है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप रस्सी से एक पत्थर को घुमाएं और जैसे आप छोड़ेंगे तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज ये पत्थर इधर से छूटा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसका डायरेक्शन यही था। इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल के आती है, देखिए सर्कुलर मोशन से इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल के आती है। एक, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब आप 30 की स्पीड से ऐसे 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 करके स्कूटर घुमा रहे हैं तो आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। आप बोलेंगे कि सर कहाँ एक्सेलरेशन होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो आ रही है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डायरेक्शन की वजह से मैं बोलूंगा कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। बट एक प्रॉब्लम है, आप अगले क्लास में पढ़ेंगे कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो मैं बता दूं कि ये जो पत्थर आपने पकड़ा हुआ था इसमें फोर्स सेंटर की तरफ से आ रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी की वजह से ये पत्थर यहाँ पे घूम रहा है। जैसे ही आप इस पत्थर को रिलीज करेंगे तो ये अपने टेंजेंट पाथ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा
और फिर पता चलेगा आपको कि डायरेक्शन उसका था क्या। तो ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये आपने रस्सी से जो पकड़ा हुआ है, या जैसे कि सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है या अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, ग्रेविटेशन पुल से, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो अपने सर्कुलर पाथ में है। तो सर्कुलर पाथ मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, क्योंकि इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड यूनिफॉर्म, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज हर वक्त इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि स्पीड निकालने के लिए आ सकता है। स्पीड यूनिफॉर्म मोशन की सिंपल सी है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल है 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और टाइम टेकन तो यहाँ पे v आएगा 2 पाई r अपॉन t। एक दो क्वेश्चन है इस पे, हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये है आपका मोशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि होता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तीनों तरीके के ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीनों तरीके के ग्राफ, और इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और सर्कुलर मोशन। ये आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। इसके बाद हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व, और आप देखेंगे कि आप ये पढ़ने के बाद कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। इट विल बी फन। तो जल्दी से मिलते हैं सॉल्यूशन वाले वीडियोस के साथ, और तब तक के लिए सी यू। आई होप यू लव्ड इट। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय।